नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज वक्फ बोर्ड बिल को जो कानून बनाई थी सरकार ने, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी, जिन तथ्यों को और जिन बातों को रखा सुप्रीम कोर्ट ने या विपक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कमर तोड़ दी है। दो फैसले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में बहुत अहम रहे, जिस पर चर्चा हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जब विपक्ष की सरकार जिन जिन राज्यों में है, जैसे हम तेलंगाना की बात कर सकते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल की बात करें, हिमाचल की, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्य रूप से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना के अंदर। इन राज्यों में केंद्र की मोदी सरकार राज्यपाल के जरिए वहां पर अपने लगाम लगाने में कामयाब होती थी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो सरकार वहां की राज्यों की कानून बनाती थी या कोई बिल पास करती थी या कोई स्कीम जनता के लिए निकालती थी, तो वह फाइल राज्यपाल के पास जाता था पास होने के लिए। तो राज्यपाल 2-2 साल तक, 2.5-2.5, 3-3 साल तक उसे रोक लेते थे। तमिलनाडु का केस आया, 12 फाइलें 2021 में गई और उसे पास करने में 2 साल लगा। 2 साल के बाद राज्यपाल ने क्या किया, 12 में 10 फाइल वापस कर दिया कि नहीं, इसको सही कीजिए, और 2 फाइल को भेज दिया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उसे रोक के रखेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तमिलनाडु सरकार, स्टालिन की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राज्यपाल को कि 1 महीना से ज्यादा, 30 डेज से ज्यादा किसी भी राज्य की सरकार के फाइल को राज्यपाल नहीं रोक पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी कि 30 दिनों के अंदर उन्हें जवाब दे देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति को दिशा निर्देश जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट से, संजीव खन्ना ने किया कि 3 महीना से ज्यादा राष्ट्रपति अगर रोकती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी सरकार की कमर टूट गई। जो राज्यपालों के जरिए गुंडागर्दी चल रही थी, वह उस पर लगाम लग गया। दूसरी तरफ यह वक्फ बोर्ड कानून आया। वक्फ बोर्ड कानून मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए यह कानून था, क्योंकि जिस तरह का संशोधन इसमें मोदी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन किया इस कानून को बना करके। और यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 संविधान का मूल ढांचा है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान हर वर्ग को देता है, दलित हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, हर वर्गों को देता है। ऐसे में सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेकर के बिल को पास कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसी देश की जनता इन लोगों को वोट देती है। इस बिल को पास करने के लिए 2:30 बजे रात तक पार्लियामेंट चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, लेकिन किसी युवा के रोजगार के लिए क्यों नहीं चलता यही चीज, यही पार्लियामेंट। जब युवाओं के रोजगार की बात लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी करते हैं, फिर यह सरकार क्यों नहीं पार्लियामेंट चलाती रात को 2:30 बजे तक, क्यों नहीं उस पर चर्चा करती? जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल आता है, जो जनता, इस देश की जनता जिस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रही है, उस चुनाव आयोग की बात आती है तो यह सरकार क्यों भाग खड़ी होती है? यह समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसे बातों पर ध्यान नहीं देती। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकल करके यह आती है कि इस सरकार के लिए
अब आने वाले वक्त में इस सरकार के ऊपर कैसे कोई भरोसा करे, और यह सरकार क्यों कर रही है, यह जमीनें क्यों चाहिए। अभी यह सिर्फ मुसलमानों की जमीनों की बात थी, इसके बाद ईसाइयों का नंबर आता, सिख का नंबर आता, हिंदुओं का भी नंबर आता, हर किसी के साथ ही ऐसा ही करते। अब जो इस सरकार ने किया, इस सरकार ने यह किया कि 22 लोगों की अगर कमेटी वक्फ बोर्ड में होगी तो 10 मुस्लिम समुदाय के होंगे और 12 सरकार के लोग होंगे, यानी कि इस सरकार का समर्थन होगा। इसे दो तरह से आप दर्शकों को समझना पड़ेगा। जैसे मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के मोदी सरकार ने कानून बनाया कि प्रधानमंत्री होंगे कमेटी में, और एक कैबिनेट रैंक का मंत्री होगा जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। 3 लोगों की एक कमेटी होगी। अब मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी। अब इसमें आप सोचिए कि 2 आदमी सरकार के हैं और एक विपक्ष का है, तो 2 लोगों 3-2 से तो 2-1 से इसका फैसला हो जाएगा, चुन लिया जाएगा। चुनाव आयोग चुना भी गया, ज्ञानेश कुमार को चुन लिया गया, यानी कि विपक्ष का कोई मतलब नहीं। अगर इस वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर अगर 10 मुस्लिम होंगे और 12 सरकार के लोग होंगे तो उन मुस्लिमों का कौन सुनेगा, तब तो सारी जमीनें यह लोग कर लेंगे। इस कानून पर शक और गहरा गया, इस सरकार की नीयत पर शक और तब गहरा गया जब राज्यसभा में पास होते ही, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ यह बिल। अभी राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ था, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून होता है, उसके पहले वह बिल होता है, वह लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद नोटिफिकेशन निकलता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के पहले, कानून तैयार होने के पहले, लागू होने के पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन और नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर हो गया। इससे यह लोगों के अंदर धर गया कि अब यह हमारी जमीनों को छीन लेगी। ऐसे में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दिया इन्होंने कि इस कानून के खिलाफ। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी गए और भी नेता सब गए, कई दलों के गए, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई कर दी, यह तो सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 प्रावधानों को संशोधित किया था इस सरकार ने इस कानून में, यह कानून में संशोधन 1995 में हुआ था, उसके बाद में इस सरकार ने किया। तो इस सरकार ने 5 संशोधन ऐसे किए कि आपकी सारी जमीन इसकी हो जाएगी, सरकार जैसे चाहेगी वैसे घुमाएगी। सीजीआई ने पकड़ लिया। सीजीआई ने कहा कि 200-300 साल पुरानी जमीनों को आप डॉक्यूमेंट मांगोगे तो वह गरीब व्यक्ति कहां से ले आके देगा, ऐसे में तो आप जमीन छीन लोगे। आप उदाहरण उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, कैसे योगी आदित्यनाथ ने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। किसी अमीर के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन गरीब के घर पर चला, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी चला। अब इस कानून पर रोक लगा करके सरकार की कमर तोड़ दी, इनके एजेंडे को रोक दिया। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास दौड़ धूप कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। अब इससे एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि यह कानून ले आना जरूरी है। इस कानून के लिए सरकार 2:30 बजे रात तक पार्लियामेंट के अंदर बैठक करती है, चर्चा कर रही है। क्या युवाओं के रोजगार को लेकर के इस सरकार ने कोई बैठक की, चर्चा किया, जेपीसी बनाया, कानून बनाया? क्या पार्लियामेंट में चर्चा भी 2 घंटे, ठीक है बेरोजगारी पर 2 घंटे चर्चा कर लेते हैं, जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ काम ढूंढ लेते हैं, कुछ उनके लिए रास्ता निकाल लेते हैं? नहीं। जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बेरोजगारों को लेकर के बोलना चाहा, स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित कर दिया पार्लियामेंट को। मतलब देश की जनता की जमीनें आपको छीननी है तो आप रात को 2:30 बजे तक और सुबह 4 बजे भोर तक पार्लियामेंट को चलाओगे अपने जरूरतों के लिए, और देश की जरूरत के लिए आप पार्लियामेंट स्थगित कर दोगे। अब यह राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। अब ऐसे में
देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि इतना खतरनाक जो कानून है यह कि लोगों की जमीन छीन रही है। अब जरा सा इसकी गहराई में आपको ले जाना चाहूंगा कि यह कानून क्यों जरूरी था इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए क्यों यह कानून बनाई, कोई तो मकसद होगा। अब इस सरकार के पास और इस सरकार के ऊपर, इस सरकार के पास खजाना खाली है और सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, और जब कर्ज ज्यादा है तो कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। और दूसरी चीज कि जो HCL था, BHEL था, ऑयल इंडिया था, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी गवर्नमेंट की, उन कंपनियों को इसने बेच दिया, वहां से इनकम आना बंद हो गया। रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया। अब जो सरकार को स्रोत था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे, वह सारी चीजें इन लोगों ने बेच दी। और जब इन लोगों ने बेच दी वह सारी चीजें, तो पैसे आने बंद हो गए। अब इन लोगों ने जो बेची वह औने पौने दामों में बेची। इसका एक उदाहरण आपको महाराष्ट्र के धारावी, मुंबई के धारावी का देना चाहूंगा। धारावी का टेंडर निकला तो उसमें एक कंपनी ने टेंडर भरा और एक अडानी ने भरा। उस कंपनी ने 7,000 कुछ करोड़ रुपए का टेंडर भरा और गौतम अडानी ने 4,000 कुछ का टेंडर भरा। उस टेंडर को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि रेलवे की कुछ और जमीनें हैं, उसमें डाल करके तब टेंडर होगा। उसके बाद टेंडर हुआ। ऐसे नियम बनाए गए जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर के कि दूसरी कंपनी टेंडर ही नहीं डाल पाई, उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो पाई। सिर्फ इकलौता पूरे देश के अंदर अडानी क्वालिफाइड हो पाए, और कोई पूरे देश में और कोई कंपनी नहीं है जो टेंडर डाले। कोई हुआ ही नहीं, सिर्फ अडानी हुए। अडानी को 5,009 करोड़ रुपए में वो टेंडर दे दिया गया धारावी। अब जिस सिख कंपनी ने टेंडर पहले डाले थे वह सुप्रीम कोर्ट आई, कही सर जब रेलवे की जमीन इसमें ऐड नहीं थी तो मैं 7,400 करोड़ रुपए का टेंडर डाला था, गवर्नमेंट को दे रहा था, तो मुझे नहीं दी। अब रेलवे के जमीन जोड़ करके यह 5,009 करोड़ रुपए में दी है, और इसी का मैं 12,464 करोड़ रुपया दे रहा हूं सरकार को, तो मुझे नहीं दे रही है और 5,000 करोड़ में दे रही है। यह 7,500 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है, आप जानते हैं क्या है? चौंक जाएंगे। यह 7,500 करोड़ रुपया जो अडानी को छोड़ दिया गया, इस 7,500 करोड़ में 5,000 करोड़ तो सरकार को चंदा दे दें अगर अडानी, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? तभी भी 2-2,500 करोड़ का फायदा होगा। तो इस तरह उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और RSS अपने घर को भर रहे हैं लोग इस तरह से। अब जब घर को इस तरह से भर रहे हैं लोग, तो यह बहुत आश्चर्यजनक बात हो जा रही है। ऐसे में इन जमीनों को भी ऐसे ही ले करके अडानी और अंबानी को दे देंगे यह लोग, और अपना भाजपा को चंदा आ जाएगा, RSS को चंदा आ जाएगा, और इनका घर भर जाएगा। तो उद्योगपतियों को, संपत्ति को बढ़ाने के लिए यह लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए जिधर राहुल गांधी चर्चा की है। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारी का मुद्दा। इस वक्त आलम यह है कि 40% जो युवा है रोजगार ढूंढना बंद कर दिए हैं। रोजगार ढूंढना बंद कर दिए हैं। जब 40% युवा रोजगार ढूंढना बंद कर दिए हैं, इस सरकार काम नहीं दे रही है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, और जब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी तो 11 साल में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। तब तो कोई लाचारी किसी के पास नहीं रहती। लेकिन इस सरकार ने 18 लाख लघु उद्योग कंपनियों को, MSME जिसको कहते हैं, उसे बंद कर दिया। उसे बंद करने से 54 लाख लोगों के रोजगार और भी चले गए।
कोरोना काल में रोजगार चले गए। यानी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके करोड़ों रोजगार छीन लिया। और जब लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? वह छोटी कंपनियां ही जो 100 करोड़ 50 करोड़ के अंदर का टर्नओवर करती थी, वह कंपनियां ज्यादा रोजगार देती थी। अडानी रोजगार नहीं देता है, लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सरकार कुछ करती है। दूसरी चीज, यह अपने कर्ज को चुकाने के लिए भी यह काम, जमीनें इसे बेचनी जरूरी है। तो जमीनें किसी के पास है नहीं, सरकारी जमीनें तो बेच दिया रेलवे की सतेज ने, तो बेच दिया। तो अब इन सब जमीनों पर इसकी नजर है, चर्च की जमीनों पर, मुस्लिम की जमीनों पर, मदरसे पर, चाहे कब्रिस्तान पर, मस्जिद पर, इन सब पे नजर से इसके लिए कानून लाया गया। इसके बाद गुरुद्वारे का भी नंबर आता है, इसके बाद चर्च का भी नंबर आता है। दूसरी चीज कि अब इस सरकार की एक नियत और, रोजगार देने के लिए थोड़ी भी सक्रिय नहीं है और चर्चा भी नहीं कर रही है, लेकिन लोगों से छीनने के लिए चर्चा कर रही है, पहली चीज। दूसरी तरफ महंगाई इस वक्त इतनी कमर तोड़ रही है लोगों के पास कि कमाई नहीं हो रही है। और जब कमाई नहीं हो रही है और महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो रहा है, क्योंकि जो जमा पूंजी थी उसको लोग खा रहे हैं। अगर सोना गिरवी रख दे रहे हैं तो सोना को छुड़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं हो रहा है, तो वह बैंक में छोड़ दे रहे हैं, बैंक में छोड़ दे रहे हैं। आज बैंक परेशान है कि लोग सोना भी वापस लेने के लिए नहीं आते, किस्त भी जमा नहीं कर पाते। ऐसे में जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो लोग अपनी जरूरतों के सामान कम खरीद रहे हैं, यानी कि कम खर्चे में अपना घर चला रहे हैं। और जब कम खर्चे में घर चला रहे हैं तो सामान कम खरीद रहे हैं, और सामान जब कम खरीद रहे हैं तो कंपनियों के सामान कम बिक रहे हैं तो वह प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। और जब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो जो ज्यादा आदमी हैं उन आदमियों को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो बेरोजगारी और बढ़ रही है। अब दूसरी चीज कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी पर इस सरकार ने रोक लगा दी कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, आप 10 साल 15 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। अब पढ़ लिख लिया है आदमी, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो माँ बाप सोच रहे चलो किसी तरह जमीन वमीन गिरवी रख करके 2-2.5 लाख 3 लाख में एक पुरानी कार ले लेते हैं, लड़का उसी को चला करके अपना रोजी रोटी चलाएगा, 1500 रुपया कमा लेगा। यह एक जरिया बना। अब इस जरिए में जब आप 15 साल के बाद गाड़ी नहीं चला सकते, यह कानून बना दिए, तो ऐसे में पुरानी गाड़ी खरीदेगा नहीं कोई, और नई गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं होगी। जब नई गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं होगी और पुरानी गाड़ी आप चला नहीं सकते हो, तो ऐसे में और भी बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो कंपनियां गाड़ी बना रही उनके गाड़ी बिक नहीं रहे हैं, और जब गाड़ी बिक नहीं रहे तो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो लोगों को रोजगार से निकाल रहे हैं। यानी कि हर तरफ से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और इस सरकार के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। अब नीतीश और नायडू को थोड़ी बात करते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब दूसरी चीज, नीतीश और नायडू की वजह से मोदी की सरकार है, तो यह जानते हुए कि यह देश बेहाल हो रहा है तो ये लोग समर्थन दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी है कि चंद्रबाबू नायडू राजधानी आंध्रा का बनाने के लिए वह बहुत व्याकुल है और पैसे चाहिए। उनकी पूरी दौलत उसमें लगा चुके हैं, अपने दोस्तों की दौलत लगवा दिए हैं, व्यापारियों के पैसे लगा दिए। राजधानी अगर नहीं बनी तो चंद्रबाबू नायडू बर्बाद हो जाएंगे। तो वह आंध्रा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वह उस वक्त अपने लिए सौदेबाजी कर रहे हैं मोदी से और काम चला रहे हैं। नीतीश कुमार टूट चले हैं, इनको तोड़ लिया गया है, इनके लोगों को, और जब तोड़ लिया गया तो नीतीश कुमार के पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक रास्ता था, जो टूट गए। तभी भी छोड़ के अगर चले गए होते, कोई नहीं रहता, नीतीश कुमार अकेले रहते, तभी भी बिहार की जनता उन्हें सराह देती कि चलो इसने छोड़ तो दिया, अब इनके नेताओं ने धोखा दिया तो उसके साथ बिहार की जनता हिसाब करती। लेकिन नीतीश कुमार इन्हीं के साथ रहे सीएम बनने की लालच में, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं, उनको लेकर के
महागठबंधन के लोगों ने ऐलान कर दिया है। तो नीतीश कुमार मजबूरी में थे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गहरी साजिश चलती कि हम बनाएंगे नहीं, यानी दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम, नीतीश कुमार भी गए। लेकिन अब इन सभी का तोड़ अगर मैं बताऊं तो अब जनता को यह समझना पड़ेगा कि यह ऐसे ऐसे गलत कानून ले आकर के आपके लोकतांत्रिक अधिकार को छीन रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को और ऐसे नेता को इस देश को पहचानना पड़ेगा। युवाओं को यह पहचानना पड़ेगा कि वह आने वाले वक्त के इस देश की भविष्य है। ऐसे जो नेता हैं जिनकी नीयत गंदी है, ऐसे नेता कामयाब न हो पाए, यह युवाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर युवाओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया होता तो भाजपा की सरकार नहीं आई होती। उन युवाओं को जागना पड़ेगा और देश को भी जागना पड़ेगा और देश को नेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा, तब इंसाफ मिलेगा। अगर लोग नहीं गए होते सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई में संजीव खन्ना न होते तो वोट बिल खारिज हो गया होता और सरकार आज ढोल बजा रही होती। लेकिन आज सरकार में मातम है, लेकिन इसका जो पूरा असर है नीतीश और नायडू की राजनीति पे पड़ेगा। इनके वोट बैंक इनसे खसक रहा है। 19.4% का वोट बैंक बिहार में है, जो एनडीए के गठबंधन के लोगों को मिलता था, जिसमें से 15% और 10% तकरीबन आंध्र प्रदेश में है, जिनमें 7.5% नायडू को मिलता था। यह वोट बैंक छटक गया है। तो आप ध्यान रखिए और इन बातों पर चर्चा कीजिएगा। और आप दर्शकों से एक निवेदन और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों की डिमांड पर ही यह चैनल हमने बनाया है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।